Hello students, so today we are going to start our chapter 2, that is globe, latitudes and longitudes. So in the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulged in the middle. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is a true model, that is miniature form of the Earth. So you can see that in figure 2.1. तो पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, वो गोलाकार नहीं है। तो ये नॉर्थ और जो साउथ पोल पे है ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है, यानी कि फ्लैट है, चपटी है, और सेंटर में ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती होगी? तो इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्लास में एक ग्लोब को लेकर आएँ और उसे देखें और इस ग्लोब को देखकर समझने की कोशिश करें। ग्लोब जो है वो एक मॉडल है जो कि हूबहू पृथ्वी के वास्तविक रूप को एकदम दर्शाता है, जैसा कि आप यहाँ पर जो फिगर 2.1 है उसमें दिखाया गया है। ग्लोब्स में बी वेरिंग साइज एंड टाइप, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a topspin or a potter's wheel is rotated on the globe. Countries, continents and oceans are sound in their correct size. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like the Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. तो ग्लोब अलग अलग आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े बड़े ग्लोब को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, लेकिन ऐसे ग्लोब भी अवेलेबल हैं जिन्हें पॉकेट में हम रख सकते हैं। इवन गुब्बारे जैसे ग्लोब भी होते हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर आप ले जा सकते हैं। तो जो ग्लोब्स है वो फिक्स्ड नहीं होते हैं, इसे घुमाया जा सकता है। जैसे जो कुम्हार, जो पॉटर है, तो उसका जो व्हील है तो किस तरह से एक पॉटर का व्हील घूमता है, या फिर एक लट्टू जो है वो किस तरह से घूमता है, तो बस उसी तरह से जो ग्लोब है उसको भी हम घुमा सकते हैं। तो ग्लोब पर आप अलग अलग जो कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स है या फिर ओशंस है, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और उनका जो सही जो शेप है वो आपको इस ग्लोब में दिखाया जाता है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner. तो पृथ्वी के समान ग्लोब पर किसी लोकेशन का पॉइंट को डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी जगह का लोकेशन कैसे बताया जा सकता है। तो इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की ज़रूरत होती है। You will notice that a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are 2 poles, North Pole and South Pole. The globe can be moved around this needle from west to east just as the Earth moves. But remember, there is a major difference. The real Earth has no such needle. It moves around its axis, which is an imaginary line. तो आप ये देखोगे कि एक निडल यानी कि जो सुई है वो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित है, यानी कि एक टिल्टेड फॉर्म में लगी हुई है, जिसे एक्सिस कहा जाता है। तो ग्लोब पर ये 2 पॉइंट्स जिससे होकर ये सुई गुजरती है, एक जिसे मतलब आप नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरा जो एक्सिस है, जो दूसरा जो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं साउथ पोल। तो ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी के जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन ग्लोब और पृथ्वी दोनों में एक ही अंतर है। पृथ्वी जो है वो वास्तव में ऐसी कोई सुई पर वो नहीं लगी होती, यह अपने खुद के एक्सिस पर चारों ओर घूमती है, जो कि आप कह सकते हैं एक इमेजिनरी लाइन है। Now another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts. This line is known as the equator. The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. तो एक इमेजिनरी लाइन ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस लाइन को इक्वेटर कहा जाता है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कहा जाता है, और दक्षिण वाले आधे भाग को जो कि दक्षिण गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। तो ये दोनों के दोनों जो भाग हैं ये बराबर आधे होते हैं। सो दे आर
both equal halves. Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degrees. तो इस तरह एक इक्वेटर पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन बनाती है और ये पृथ्वी पर अलग अलग जगहों की लोकेशन बताने का सबसे आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. The equator represents the 0 degree latitude. Since the distance from the equator to the either of the pole is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 360 degrees, that is 90 degree. Thus 90 degrees north latitudes mark the north pole and 90 degrees south latitudes mark the south pole. तो इक्वेटर लाइन से पोल तक लोकेटेड सभी पैरेलल लाइंस को पैरेलल्स लैटिट्यूड कहा जाता है. तो यहाँ पे आप जो फिगर 2.2 दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर आपको दिखाया है जो कि एक इमेजिनरी लैटिट्यूड लाइन है. तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है. तो इसी तरह जो ये आपको लाइंस दिख रही हैं, दिस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स. एज सच ऑल पैरेलल्स north of the equator are called north latitudes and similarly all parallels south of the equator are called south latitudes. तो इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को दर्शाती है क्योंकि इक्वेटर से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर इस सर्कल का जो है 1/4 है. 1/4 यानी कि 1/4. तो अतः इसका जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा 360 डिग्रीज. 360 यानी कि 90 डिग्री. तो इस तरह 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर नॉर्थ पोल को दर्शाता है और इसी तरह 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल को दर्शाता है. तो इस तरह इक्वेटर के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और इक्वेटर के दक्षिण में स्थित सभी समांतर मतलब पैरेलल्स लाइंस, तो समांतर रेखाओं को साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है. द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in Maharashtra in India and Belo Horizonte in Brazil, that is in South America, are located on parallels of about 20 degree latitude. But the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of it. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degrees south latitude. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. तो इसीलिए हर एक लैटिट्यूड की वैल्यू के साथ उसकी दिशा यानी कि उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है. तो जनरली इसे एन या फिर एस लेटर से इंडिकेट किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर जो कि हमारे भारत में आया और दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टे, दोनों एक ही लैटिट्यूड यानी कि 20 डिग्री पर ये लोकेटेड है. लेकिन जो चंद्रपुर है वो इक्वेटर के 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में लोकेटेड है और जो ब्राज़ील का जो बेलो हॉरिजॉन्टे है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में लोकेटेड है. इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर जो है वो 20 डिग्री एन लैटिट्यूड पे है और बेलो हॉरिजॉन्टे 20 डिग्री एस लैटिट्यूड पर लोकेटेड है. जो कि आप फिगर 2.2 में जब आप देखते हैं तो इससे एकदम स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं लैटिट्यूड्स का आकार भी घटता जाता है यानी कम होता जाता है. नाउ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एन and the south pole 90 degree S. There are 4 important parallels of latitudes. First, Tropic of Cancer, that is 23 degree north in the northern hemisphere. Second, Tropic of Capricorn, 23 degrees south in the southern hemisphere. Third, Arctic Circle at 66 degree north of the equator. And fourth, Antarctic Circle at 66 degrees south of the equator. तो अब हम देख रहे हैं
जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड्स के वो। तो यहाँ पे इसको बाइफरकेट किया गया है ताकि आप अच्छे से याद रख सकें। तो देखिए सबसे पहला जो लैटिट्यूड है जो है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे लोकेटेड है। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जाते हैं तो इक्वेटर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे सबसे पहले आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे लोकेटेड है। इसी तरह से जब आप इसके और ऊपर जाएंगे तो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको आर्कटिक सर्कल दिख रहा है। इसी तरह से जब आप सदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर पे जाते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगा। और इसी तरह से जब आप इक्वेटर से सदर्न हेमिस्फीयर पे जाते हैं तो 66.5 डिग्री साउथ में आपको एंटार्क्टिक सर्कल दिखेगा। सो ये जो है आपको फिगर 2.3 में आप देख सकते हैं। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड सम हीट जोन्स। नाउ हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. So this area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. So कर्क रेखा, हम जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम मकर रेखा हिंदी में बोलते हैं। सो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी लैटिट्यूड्स पर सूरज साल में एक बार दोपहर में एकदम सिर के ठीक ऊपर होता है। तो इसीलिए इन जगहों में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और इसे टॉरिड जोन कहा जाता है। The midday sun never shine overhead on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. These are therefore called temperate zones. तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी लैटिट्यूड्स पर दोपहर को सूरज कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो पोल्स की तरफ सूरज की किरणें जो हैं वो तिरछी हो जाती हैं। इस तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा और आर्कटिक सर्कल और सदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाले जो जगह है वहाँ का जो तापमान यानी कि जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। मॉडरेट का मतलब मध्यम रहता है, तो इसीलिए इन्हें टेम्परेट जोन्स कहा जाता है। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon. So therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zones, that is very cold. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल और सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच की जगह में जो ठंड है यानी जो ठंडी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि यहाँ सूरज जो है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसीलिए यहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो काफ़ी तिरछी होती हैं, स्लैंटिंग होती हैं और गर्मी जो है वो काफ़ी कम पड़ती है। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं frigid zone. So till here, in our next video we'll continue the chapter. Bye bye.